सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं डीरेल्ड के बारे में। ये कहानी है एक शातिर क्रिमिनल की जो लोगों को ब्लैकमेल करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम चार्ल्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसका एक छोटा सा परिवार है। चार्ल्स की पत्नी का नाम है डियाना और उसकी बेटी का नाम है एमी। एमी को डायबिटीज की बीमारी है और उसके साथ साथ उसके शरीर के कुछ ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं, इसीलिए बार बार इन लोगों ने ट्रांसप्लांट की कोशिश की है, मगर डायबिटीज की वजह से बॉडी उन ऑर्गन्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, जिससे ये लोग परेशान रहते हैं। मगर फिर भी कभी भी ये लोग हार नहीं मानते। इन्हें हाल ही में पता लगा है कि इस बीमारी का एक और इलाज है, मगर वो बहुत ही ज्यादा महंगा है। उसी के लिए ये लोग पैसे जोड़ रहे हैं। चार्ल्स और डियाना दोनों दिन रात मिल करके काम करते हैं ताकि वो अपनी बच्ची का इलाज करवा सके। एक दिन चार्ल्स जैसे ही पहुंचता है स्टेशन, वो देखता है कि उसकी ट्रेन छूट गई है। तब वो अगले ट्रेन में बैठ जाता है, मगर थोड़ी देर के बाद जब टीसी आता है तो उसे टिकट मांगना शुरू कर देता है। मगर चार्ल्स के पास टिकट नहीं है और न ही अभी उसके पास उतने पैसे हैं कि वो यहाँ पर फाइन भर सके। इनके बीच बकझक होने लगती है। चार्ल्स को पता है कि अब मामला खराब होगा, कहीं उसे पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ सकता है। तभी हम सामने एक औरत को देखते हैं जिसका नाम है लुसिंडा। वो टीसी को कहती है कि मैं उसके पैसे भरने के लिए तैयार हूँ, अब आप उसे छोड़ दो। वो पैसे भरती है, तब वो औरत चार्ल्स को छोड़ देती है। चार्ल्स उसके पास आकर के कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो अपना नाम बताती है, तब चार्ल्स भी उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि अगर कल तुम इसी ट्रेन से इसी टाइम पर आई तब मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। लुसिंडा बहुत ही मजाकिया है। वो कहती है कि कल तक पैसों की कीमत बढ़ जाएगी, तुम्हें प्रॉपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तब चार्ल्स भी हंसने लगता है। अब ये दोनों एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। लुसिंडा बताती है कि वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है। चार्ल्स कहता है कि मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता हूँ। बहुत देर तक ये लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद जब ये लोग नीचे उतरते हैं तब चार्ल्स लुसिंडा से कहता है कि मुझे लगता है कि हम कल जरूर मिलेंगे। लुसिंडा कहती है कि मुझे भी यही लगता है, देखते हैं कि कल क्या होता है। इतना कह के वो चली जाती है। चार्ल्स के चेहरे पर एक स्माइल है। लुसिंडा से मिलके उसे बहुत ही अच्छा लगा है। अब चार्ल्स चला आता है अपने ऑफिस में। तब यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है विंस्टन। वो यहाँ पर फाइल्स पहुँचाने का काम करता है। मगर चार्ल्स और इन दोनों को बातें करते हुए देखने के बाद पता लगता है कि ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इसकी भी एक कहानी है। विंस्टन एक बार जेल भी गया था, मगर वहाँ से आने के बाद भी वो नहीं सुधरा। जब वो इस ऑफिस में काम कर रहा था तभी उसने यहाँ पर चोरी करने की कोशिश की और चार्ल्स ने उसे देख लिया, मगर इस बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया, जिससे विंस्टन की नौकरी बच गई। तब से ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए। विंस्टन चार्ल्स के लिए कुछ भी करने को तैयार है। थोड़ी देर के बाद चार्ल्स जाता है एक मीटिंग के लिए। तब उसे पता लगता है कि अभी जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा था उस प्रोजेक्ट से उसे निकाल दिया गया है। तब वो अपने बॉस पे भड़क जाता है और कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया। उसका बॉस कहता है कि जरा अपना काम देखो, पिछले कुछ महीनों से तुम कहीं और ही खोए हुए हो, तुम्हारा कोई भी काम सही नहीं हो रहा और हम रिस्क नहीं ले सकते इस प्रोजेक्ट पे। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर प्रतिभा है, अपना पुराना काम दिखाओ और उसके बाद तुम्हें एक के बाद एक फिर से प्रोजेक्ट्स मिलने लगेंगे। चार्ल्स को ये बात बहुत बुरी लगती है। वैसे ही मन मार के आता है घर पे। डियाना भी हमेशा ही उदास रहती है क्योंकि हर वक्त ये दोनों अपनी बच्ची के बारे में सोचते रहते हैं कि उसका इलाज ये लोग कैसे करवाएं। इस बीच में इनकी पर्सनल लाइफ खराब हो चुकी है। इन दोनों को याद भी नहीं कि आखिरी बार ये दोनों कब इंटीमेट हुए थे, और जब भी घर में कुछ ऐसा होता है तब दोनों अलग अलग साथी की तलाश में लग जाते हैं। चार्ल्स अगले दिन फिर से मिलता है लुसिंडा से और उसे पैसे दे देता है। अब ये दोनों बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। आज ये लोग अपनी लाइफ के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। चार्ल्स बताता है कि वो मैरिड है और उसकी एक बेटी भी है। तब लुसिंडा बताती है कि वो भी मैरिड है। बहुत देर तक ये दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं, मगर एक वक्त के बाद अब ये लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन पे। इन्हें जाना पड़ेगा, मगर चार्ल्स जाना नहीं चाहता। उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि उसने लुसिंडा को पसंद करना शुरू कर दिया है। वो ऑफिस में आने के बाद भी लुसिंडा के बारे में ही सोचते रहता है। तब उसे याद आता है कि लुसिंडा ने अपनी कंपनी के बारे में बताया था। वो इंटरनेट पे सर्च करता है और वहाँ से उसे कांटेक्ट मिल जाता है उसका। वो तुरंत उसे कॉल घुमाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहता हूँ। तब हमें पता लगता है कि लुसिंडा भी पसंद करने लगी है चार्ल्स को। वो मना नहीं करती और ये दोनों मिलते हैं डेट पे। यहाँ पर लुसिंडा अपने पति के बारे में बताती है कि उसका पति बहुत ही शातिर आदमी है। वो कभी भी कहीं पर भी आ सकता है, इसीलिए उसे डर लग रहा है यहाँ पर बैठते हुए। और वो ये भी बताती है कि उसके पति के साथ उसके ताल्लुकात ठीक नहीं है, मगर वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके ताल्लुकात बेहतर हो सके। तब चार्ल्स भी बताता है कि उसकी बेटी बीमार रहती है और उसका इलाज करवाने के लिए पति पत्नी पैसों को जोड़ने में लगे हैं, मगर इस चक्कर में इनकी पर्सनल लाइफ खराब होकर के रह गई है। इन्हें याद भी नहीं है कि ये दोनों आखिरी बार कब इंटीमेट हुए थे। अब दोनों को एक दूसरे का हालात समझ में आ चुका है। ये लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद जैसे ही नशा चढ़ता है, चार्ल्स किस कर लेता है लुसिंडा को। तब लुसिंडा उसे रोकती है और कहती है कि हम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम दोनों शादीशुदा हैं और एक चीटिंग है। मैंने आज तक अपने पति पे कभी चीट नहीं किया। तब चार्ल्स भी सोच में पड़ जाता है। तभी एक आदमी आ जाता है लुसिंडा के पास उसे अप्रोच करने के लिए। वो बार बार उससे बदतमीजी कर रहा है। ये चीज चार्ल्स से देखी नहीं जाती और वो उसे पंच मार देता है। तब इन्हें बाहर निकलना पड़ेगा इस रेस्टोरेंट से। बाहर आते ही ये दोनों अपने आप को नहीं रोक पाते, फिर वहीं पर मेकआउट करने लगते हैं। चार्ल्स कहता है कि हमें किसी
होटल में चलना चाहिए, बगल में ही एक होटल है। लुसिंडा कहती है कि नहीं, मुझे डर लगता है, क्या पता मेरा पति वहाँ पर आ जाए, यहाँ से कहीं दूर चलो जहाँ कोई सस्ता होटल हो। इतना कहने के बाद लुसिंडा उसे लेकर के आती है एक दूसरे होटल में। फिर कमरे में जाने के बाद ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इसी बीच कमरे के अंदर एक आदमी घुस आता है जिसके हाथ में बंदूक है। इस आदमी का नाम है लारोचे। बंदूक देखने के बाद चार्ल्स बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है और उसके साथ साथ लुसिंडा भी। ये दोनों उससे कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ले जाओ, बस हमें कुछ मत करना। ये सब अपने अपने पैसे उसके सामने रखने लगते हैं। मगर इस आदमी का मन सिर्फ पैसों से नहीं भरने वाला। सबसे पहले वो चार्ल्स को पीटना शुरू कर देता है। उसे इतना मारता है कि चार्ल्स नीचे गिर जाता है। वो चीजों को देख पा रहा है मगर उठ नहीं पा रहा। तब ये आदमी जाता है लुसिंडा के पास, उसके कपड़े फाड़ता है और चार्ल्स के सामने ही उसका बलात्कार करता है और चार्ल्स कुछ नहीं कर पाता। थोड़ी देर के बाद जब वो उठ के खड़ा होता है तब लुसिंडा को देखने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है कि उसकी वजह से लुसिंडा के साथ ये सब कुछ हुआ। वो लुसिंडा को कहता है कि हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए, हम उस आदमी पे केस करेंगे। लुसिंडा कहती है कि ऑलरेडी मेरे साथ बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, मैं और कुछ नहीं चाहती। अगर मैं पुलिस स्टेशन गई तो मेरे पति को सब कुछ पता लग जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो सकता है। मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से निकलना है। तब ये दोनों कपड़े पहनते हैं और आने लगते हैं बाहर। दोनों की हालत खराब है मगर अब इन्हें अपने अपने काम पे जाना है। यहाँ से निकलने के बाद चार्ल्स सीधा पहुँचता है अपने ऑफिस। जैसे ही उसका बॉस उसे देखता है कहता है कि तुम्हारी हालत बहुत खराब लग रही है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? वो बताता है कि मुझे एक चोर ने पकड़ लिया था और मुझे लूट लिया और मारा भी। उसका बॉस कहता है कि घर जाओ, ऐसी हालत में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। चार्ल्स चला आता है घर पे। उसकी पत्नी भी उससे वही सवाल पूछती है, तब चार्ल्स उसे भी वही जवाब देता है। उसकी पत्नी के जाने के थोड़ी देर के बाद उसका फोन बजता है। वो जैसे ही कॉल उठाता है उसे लारोचे की आवाज सुनने को मिलती है। तब उसे एहसास होता है कि यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई है। लारोचे उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगा ये सब कुछ करने के बाद तुम बच जाओगे? नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारी एक फैमिली है और फैमिली होने के बावजूद तुम क्या कर रहे थे। तो अगर अब तुमने मेरी शर्त नहीं मानी तब मैं तुम्हारी पत्नी को बता दूंगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे और किसके साथ कर रहे थे। अगर तुम इन चीजों से बचना चाहते हो तो $20,000 का इंतजाम करो। इतना कहने के बाद वो एक लोकेशन बताता है और फोन काट देता है। अब चार्ल्स को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसे किसी भी कीमत पर पैसे देने पड़ेंगे वरना उसका पूरा परिवार खत्म हो सकता है। चार्ल्स के पास कुछ पैसे हैं मगर उन पैसों को उसने अपनी बेटी के इलाज के लिए रखा है। वहाँ से वो पैसे नहीं निकालना चाहता। वो सीधा जाता है लुसिंडा के पास और उसे पूरी बात बताता है। तब लुसिंडा भी डर जाती है, कहती है कि किसी भी कीमत पर ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो निकाल करके दे देती है चार्ल्स को। उसे कहती है कि अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं, उसे दो और इस टेंटे को हमेशा के लिए खत्म करो। मगर चार्ल्स को और भी पैसों की जरूरत है। तब वो जाता है अपनी कंपनी में और बिना किसी को पता लगे वो पैसे चुराता है और सारे पैसों को लेकर के पहुंचता है लारोचे के पास। मगर इतने पैसे मिलने के बाद भी वो आराम से नहीं रहता। वो जाते जाते फिर से चार्ल्स को पीटता है। चार्ल्स दोबारा चला आता है अपने ऑफिस में। उसका बॉस उसे देखता है कि चार्ल्स की हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। तब वो उससे जाता है बात करने के लिए। चार्ल्स कहता है कि मैंने अपनी पत्नी पे चीट किया है, तब से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इस बात को सुनने के बाद उसका बॉस कहता है कि इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। इस ऑफिस में जितने भी मैरिड लोग हैं किसी न किसी ने, चाहे वो मर्द हो या औरत, कभी ना कभी तो चीट किया ही है। तो इस चीज को भूलो और जिंदगी में आगे बढ़ो। मगर चार्ल्स की मुसीबत इससे बड़ी है। जब वो बाहर बैठ के स्मोक कर रहा होता है तभी उसके पास विंस्टन आता है और कहता है कि स्मोक करना बुरी बात है, मैं भी स्मोक किया करता था। स्मोक करते करते मैं उससे भी बड़े नशे करने लगा, लेकिन जब मैं जेल गया तब सारी चीजें छूट गई। चार्ल्स उससे कहता है कि जेल कैसी जगह होती है। विंस्टन कहता है कि जेल एक नर्क है, हर रोज तुम तैयार रहो, तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही और कहीं तुम्हें मारा भी जा सकता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, तब मैंने एक आदमी को मार दिया। उसके बाद ही मैं जिंदा वापस आ पाया हूँ उस जेल से। चार्ल्स को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे क्योंकि उसने कंपनी के पैसे चुराए हैं। इसी बीच जब वो घर वापस आ रहा होता है तभी लारोचे उसे दोबारा कॉल करता है और कहता है कि मुझे और पैसों की जरूरत है। तब चार्ल्स उस पर भड़क जाता है और कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, मैंने बहुत मुसीबत से उन पैसों का जुगाड़ किया था और पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता और बार बार तो बिल्कुल भी नहीं। इन बातों को सुनने के बाद लारोचे कहता है कि अगर तुम्हें हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना है तो मुझे $1,00,000 दे दो, उसके बाद मैं कभी भी तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। इसी बीच चार्ल्स की नजर पड़ती है नंबर पे जिस नंबर से लारोचे ने कॉल किया है। उसे समझ में आता है कि यह नंबर उसके घर का है। वो भागते हुए पहुंचता है अपने घर पे तो देखता है कि लारोचे बैठा हुआ है उसकी पत्नी डियाना के साथ और ये दोनों हंस रहे हैं। लारोचे ने यहाँ पे डियाना को बताया है कि वो चार्ल्स के बचपन का दोस्त है, यानी अब वो उसके घर तक आ चुका है। इस चीज को देखने के बाद चार्ल्स आग बबूला हो जाता है। जैसे ही उसकी पत्नी
कहानी अंदर जाती है। वो मारने के लिए जाता है लरोचे को, तभी लरोचे उसे उल्टा मारने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें दिखा दिया कि मेरी पहुंच कहां तक है। अगर कभी भी तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा और सब कुछ बता दूंगा तुम्हारी पत्नी को। अब जितनी जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम करो और आकर के मुझसे मिलो। इतना कह के वो चला जाता है। अब चार्ल्स की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगले दिन वो सीधा पहुंचता है अपने लॉयर के पास और उसे पूरी बात बताता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, उसे लीगल हेल्प चाहिए। उसका वकील कहता है कि अब काम मुश्किल है। जब पहली बार उसने तुम्हें पीटा था उसी वक्त अगर तुम मेरे पास आए होते और अगर हम पुलिस स्टेशन गए होते तब चीजें कुछ और हो सकती थी, लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। अगर अब पुलिस वाले इन्वॉल्व हुए तब दिक्कत तुम्हारे लिए ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि तुमने ऑलरेडी कंपनी से पैसे चुरा लिए हैं। कोशिश करो कि जितनी जल्दी हो सके तुम चीजों को ठीक कर सको। तब चार्ल्स सीधा पहुंचता है विंस्टन के पास। उसने विंस्टन को बुलाया है ड्रिंक करने के लिए। जब ये दोनों शराब पी रहे होते हैं तब वो विंस्टन को पूरी बात बताता है कि एक आदमी उसे ब्लैकमेल कर रहा है और अब उसे $1,00,000 चाहिए। विंस्टन कहता है कि उसने तुम्हें कमजोर समझ लिया होगा, इसीलिए वो बार बार तुमसे पैसे मांग रहा है। बताओ अगली बार तुम मुझसे कहाँ मिल रहे हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और उसे ऐसा डराऊंगा कि वो दोबारा तुम्हारे पीछे कभी नहीं आएगा। मगर मैं ये काम फ्री में नहीं करने वाला हूँ, मुझे $10,000 चाहिए, क्योंकि इस काम में बहुत रिस्क है। उस आदमी के पास बंदूकें भी हो सकती है। चार्ल्स इस बात को जानता है। वो कहता है कि हाँ, उसके पास हमेशा ही बंदूक होती है। विंस्टन कहता है कि तब तो मुझे कम से कम $10,000 चाहिए। चार्ल्स के पास बिल्कुल पैसे नहीं है। वो दोबारा कंपनी से पैसे चुराता है और विंस्टन के साथ पहुंच जाता है उस लोकेशन पे। विंस्टन सबसे पहले पैसों को लेकर के अपने पास रख लेता है, लेकिन अब ये लोग कुछ कर पाते उससे पहले आते ही यहाँ पर लारोचे सबसे पहले गोली मारता है विंस्टन को। फिर चार्ल्स पे भड़कते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं कोई सड़क छाप गुंडा हूँ? तुम किसी को भी लेकर के आओगे अपने साथ और मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। जो पैसे यहाँ पर विंस्टन के पास होते हैं वो उन पैसों को भी रख लेता है और उसे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके बचे हुए पैसों को लेकर के मेरे पास आओ। इतना कह के वो चला जाता है। अब इसी गाड़ी में लाश पड़ी हुई है। थोड़ी देर के बाद एक लड़की इधर आने लगती है चार्ल्स से बात करने के लिए। तब चार्ल्स उसे भगा देता है। तभी वो देखता है कि एक पुलिस वाला भी यहाँ पर आ गया है। वो चार्ल्स से पूछता है कि क्या कोई दिक्कत है? चार्ल्स कहता है कि नहीं, बस मैं स्मोक करने के लिए रुका था। पुलिस वाला जैसे ही जाता है चार्ल्स ड्राइव करना शुरू कर देता है। ये गाड़ी विंस्टन की ही है, इसीलिए उसे कोई दिक्कत नहीं है। वो गाड़ी को लेकर के घुस जाता है नदी के अंदर और चुपके से बाहर चला आता है। अगले दिन जब वो ऑफिस में होता है तभी यहाँ पर एक डिटेक्टिव आता है जिसका नाम है चर्च। वो सीधा आता है चार्ल्स के पास और उसे बताता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ, विंस्टन की लाश मिली है। विंस्टन मेरा कजन था, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? आखिरी बार तुम उससे कब मिले थे? चार्ल्स सारी चीजों से मुकर जाता है और कहता है कि मैं ऑफिस में ही उससे मिला था, अच्छा लड़का था वो। लेकिन अब डिटेक्टिव उससे ज्यादा सवाल पूछता उससे पहले फिर से उसे लारोशे का कॉल आता है। कॉल उठाते ही वो चीखें सुनवाने लगता है लुसिंडा की और चार्ल्स को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके पैसों को लेकर के आओ, वरना अब अगली बारी इस लड़की की है। चार्ल्स बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है। वो सीधा पहुंचता है बैंक। जितने भी पैसे उसने अपनी बच्ची के इलाज के लिए रखे थे वो उन सारे पैसों को ला करके लारोचे को दे देता है और पहुंचता है लुसिंडा के पास उसे देखने के लिए। उसे कहता है कि अब सब कुछ ठीक है, तुम ठीक हो, अब आदमी हमारे पीछे नहीं आएगा। लुसिंडा कहती है कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो बताता है कि मैंने अपनी बेटी के इलाज के लिए जितने भी पैसे रखे थे सारे पैसे मैंने उसे दे दिए, वरना वो तुम्हें मार देता। तब लुसिंडा को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब चार्ल्स यहाँ से निकल जाता है। रात में जब वो बार में होता है तो उसके पास फिर से डिटेक्टिव आता है और दोबारा उसे सवाल जवाब कर रहा है। मगर चार्ल्स की मानसिक स्थिति अब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता और चला आता है घर पे। उसे परेशान देखने के बाद डियाना पूछती है कि क्या हुआ। तब वो कहता है कि जितने भी पैसे हमने अकाउंट में रखे थे सारे के सारे पैसे गायब हो गए हैं, मगर तुम चिंता मत करो, मैं उन पैसों को वापस लाने वाला हूँ। अगले दिन वो अपने लॉयर से मिलता है और कहता है कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, मुझे उसे सारी बातें बतानी है। तब उसका लॉयर कहता है कि पहले तुम्हें उस लड़की से बात करनी चाहिए। अगर तुम दोनों ही पुलिस स्टेशन आओगे तभी चीजें बेहतर हो सकती हैं। इन बातों को सुनने के बाद चार्ल्स सीधा जाता है लुसिंडा के ऑफिस में। वहां जाने के बाद उसे पता लगता है कि लुसिंडा यहाँ पर कोई रेगुलर वर्कर नहीं है, वो बस टेम्पररी तौर पे आई थी। तब वो सीधा पहुंचता है उसी अपार्टमेंट में जहाँ पर उसने लारोचे को पैसे दिए थे और लुसिंडा से मिला था। वहाँ जाकर के पता लगता है कि वो घर अभी बिका ही नहीं है। उसकी मुलाकात एक एजेंट से होती है। वो कहती है कि हम बस ऐसे ही लोगों को घर दिखाते रहते हैं। वो एक ब्रोशर देती है। ब्रोशर में उसे एक लड़की की तस्वीर नजर आती है। इसी तस्वीर को लुसिंडा ने दिखा करके कहा था कि यह लड़की मेरी बेटी है। अब चार्ल्स को सारी बातें समझ में आ रही है कि लुसिंडा ने उसे धोखा दिया है। वो अब चारों तरफ उसे ढूंढ रहा है। वो उसी रेलवे स्टेशन पे जाता है जहाँ पर वो उससे पहली बार मिला था। जैसे ही उसकी लुसिंडा पे नजर पड़ती है वो जाता है उससे बात करने। तभी देखता है कि वो किसी और मर्द के साथ है। तो वो चुपचाप देखने लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे वो चार्ल्स से मिली थी वैसे उस आदमी से मिलती है और वादा करती है कि कल वो उससे मिलेगी। उस आदमी के जाने के बाद लुसिंडा पहुंचती है लारोचे के पास। यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये दोनों रिलेशन में है और इनका काम ही यही है, दोनों मिलकर के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अब चार्ल्स
चार्ल्स को इनकी पूरी सच्चाई पता लग चुकी है। उसे पता है कि लुसिंडा उस आदमी से कहाँ पर मिलेगी। वो पहले से ही वहाँ पर चला जाता है। उनकी बातें सुनने के बाद उसे पता लगता है कि ये लोग कौन से होटल में जा रहे हैं इंटीमेट होने के लिए। उनसे पहले जाकर के वो बगल वाला कमरा ले लेता है। उसे ये बात भी पता है कि ये लोग कौन से कमरे में जाते हैं और देखने लगता है कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद लुसिंडा उस आदमी के साथ आती है और चली जाती है कमरे के अंदर। तब वो देखता है कि यहाँ पर लारोचे भी आ चुका है और उसके साथ एक और आदमी है जो बाहर है। मौका पाते ही वो लारोचे के सर पे मारता है और घुस जाता है कमरे के अंदर। अंदर आते ही वो देखता है कि लुसिंडा उस आदमी के साथ इंटीमेट हो रही है। तब वो उस पे बंदूक तान देता है। ये आदमी डरा हुआ है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तब चार्ल्स उसे पूरी बात बताता है कि तुम्हारी तरह मैं भी इस कमरे में आया था, फिर इन दोनों ने मिलकर के मुझे ब्लैकमेल किया और कंगाल कर दिया। वो लुसिंडा पे बंदूक तान करके कहता है कि मुझे मेरे सारे पैसे चाहिए। तभी लारोचे कहता है कि मैं तुम्हें एक पैसा नहीं देने वाला। चार्ल्स और भी ज्यादा भड़क जाता है। लुसिंडा कहती है कि इसके जो भी पैसे हैं इसे दे दो ताकि हम यहाँ से निकल सके, मगर चार्ल्स उसकी बात नहीं सुनने वाला। इस बीच वो आदमी डर करके हमला कर देता है चार्ल्स पे। लारोचे इस चीज का फायदा उठा करके सबसे पहले उस आदमी को शूट करता है। उसे शूट करने के बाद वो शूट करने की कोशिश करता है चार्ल्स को, मगर अब उसकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। तभी लारोचे का वो आदमी अंदर आने लगता है जो बाहर खड़ा था। उसने गोलियों की आवाज सुन ली है, मगर वो जैसे ही हाथ अंदर करता है चार्ल्स हमला कर देता है उस पे। वो उसकी बंदूक छीनता है और सबसे पहले शूट करता है लारोचे को। तभी वो आदमी अंदर आ जाता है और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। इस चीज को देखने के बाद अब चार्ल्स को उसे भी शूट करना पड़ता है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि लुसिंडा को भी गोली लग गई है और वो भी मर गई। वो भाग करके पहुंच जाता है बगल वाले कमरे में। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पुलिस वाले चारों तरफ भर जाते हैं। जब वो उसके कमरे में जाते हैं तब वो कहता है कि हाँ, मुझे गोलियों की आवाज सुनाई पड़ी थी, तब मैं डर करके कमरे के अंदर ही छुपा रहा, मुझे पता नहीं कि बाहर क्या हुआ है। पुलिस वाले भी उसके बात पे भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि उसके अलावा इस होटल में और भी बहुत सारे लोग थे जो गोलियों की आवाज सुनने के बाद कमरे में ही छुपे रहे। थोड़ी देर के बाद जब चार्ल्स नीचे आता है तब उसे नजर आता है कि होटल का सारा लगेज बाहर आ चुका है और उसे अपना वही बैग नजर आता है जिसके अंदर उसने अपने सारे पैसों को डाल करके दिया था लारोचे को। उसके ऊपर उसका नेम टैग भी लगा है। वो पुलिस वालों के पास जाता है और अपना आईडी कार्ड दिखाता है। आईडी कार्ड देखने के बाद वो लोग उसे बैग दे देते हैं। अब चार्ल्स के सारे पैसे उसके पास वापस आ चुके हैं। अब वो सीधा अपने ऑफिस आता है। तब उसका बॉस बुलाता है अपने ऑफिस में और कहता है कि मुझे पता है कि तुमने पैसे चुराए हैं, मगर मुझे ये बात भी पता है कि तुम बहुत परेशान हो। मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूँ, सारे के सारे पैसे ला करके लौटा दो। तुम्हारे ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं होगी, लेकिन तुम्हें 6 महीने की कम्युनिटी सर्विस देनी पड़ेगी। मैंने इस चीज के लिए रिपोर्ट किया है। अब कहानी ऐसे ही आगे बढ़ने लगती है और कम्युनिटी सर्विस के तौर पे अब चार्ल्स को जाना पड़ता है जेल में पढ़ाने के लिए। एक दिन उसने कैदियों को काम दिया होता है ऐसे लिखने के लिए। जब वो एक कैदी का ऐसे पढ़ रहा होता है तब उसमें वो अपनी पूरी कहानी देखता है। उसने अब तक जो कुछ भी किया है सब कुछ लिखा हुआ है और कैदी ने लिखा है कि मुझसे आकर के लॉन्ड्री में मिलो। चार्ल्स जैसे ही वहाँ पर जाता है उसकी मुलाकात होती है लारोचे से। लारोचे कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मुझ पर गोली चलाने के बाद तुम बच जाओगे? मैं जल्दी ही यहाँ से बाहर आऊंगा, तब मैं तुम्हें भी मारूंगा और तुम्हारे परिवार को भी। इन बातों को सुनने के बाद चार्ल्स उसे स्टैब कर देता है। लारोचे अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तब चार्ल्स उससे कहता है कि मुझे पता था कि तुम इसी जेल में हो, इसीलिए मैंने कम्युनिटी सर्विस के लिए इसी जेल को चुना ताकि मैं तुम्हें मार सकूं और इस चीज को हमेशा के लिए खत्म कर दूं। अब लारोचे की मौत हो जाती है। जिस चाकू से यहाँ पर चार्ल्स ने उसे स्टैब किया है वो चाकू उसे विंस्टन ने गिफ्ट किया था। जब इस मामले की कार्यवाही होती है तब एक केस जाता है डिटेक्टिव चर्च के पास। चार्ल्स उससे कहता है कि मैंने सेल्फ डिफेंस में ये काम किया है। चर्च कहता है कि मैं ऐसे भी कोई कार्यवाही नहीं करने वाला। यानी चर्च को सारी बात पता है कि लारोचे ने ही उसके कजन विंस्टन को मारा था और वो इस बात से खुश है कि चार्ल्स ने उसके कजन का बदला ले लिया। अब कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। चार्ल्स चला आता है अपने घर पे। कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं कि उसकी बेटी का ऑपरेशन भी हो गया। अब वो बिल्कुल ठीक है और इनका परिवार फिर से एक हो चुका है। फिर इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।